सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन IRFC कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वजह से फोकस में है। अब वो न्यूज़ है क्या, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो IRFC की बिज़नेस की बात करें तो ये कंपनी फाइनेंसिंग का काम करती है। आप सभी को पता है किस सेक्टर में फाइनेंसिंग करती है, तो रेलवे सेक्टर में। बट कंपनी ने हाल ही में अपने आप को रेलवे सेक्टर से बाहर निकालने की कोशिश की है। मतलब रेलवे सेक्टर में तो रहेगी बट इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश की है, जिसमें एक सेगमेंट को इन्होंने ऐड किया है और वो है रिन्यूएबल। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब हमने अपडेट भी सुना था। NTPC को इन्होंने फाइनेंस किया था 5000 करोड़ का अमाउंट एज ए लोन के तौर पर। और अब दोस्तों IRFC जो है और भी कुछ सेक्टर को या फिर सेगमेंट्स को बोल सकते हो आप, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रही है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि IRFC जो है वो जल्दी आपको मेट्रो प्रोजेक्ट में भी एंट्री लेते हुए नज़र आ सकती है। अभी के टाइम पे IRFC जो है वो मेट्रो प्रोजेक्ट में डील नहीं करती है। लाइक फाइनेंसिंग की बात करें तो वहाँ पर इसका प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ रेलवे सेक्टर में है। बट जल्द ही हमें इनके पोर्टफोलियो में मेट्रो सेक्टर की भी एडिशन देखने को मिलेगी। और मेट्रो सेक्टर की एडिशन अगर हमें देखने को मिलती है तो इससे इसका जो मार्जिन्स है वो ज़रूर हमें इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, लाइक 2025 की बात करें तो 27,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था। बट कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो हमें कम देखने को मिल रहा था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 100% का था और इस बार 99% का था। इसको कंपनी बोल रही है कि इम्प्रूव करेगी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में, या फिर आने वाले क्वार्टर्स में नहीं बोल रहे हैं, आने वाले सालों में कंपनी के जो मार्जिन्स है वो हो सकता है कि लगातार हमें 100% के आसपास ही देखने को मिले। क्योंकि इस कंपनी के जितने रेवेन्यू देखने को मिलते हैं उसके कंपैरिजन में खर्चे काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ को हम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। और फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है टाटा मोटर की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जिसका नाम है JLR। और वो फोकस में है US और UK के डील की वजह से, जिस वजह से अर्निंग्स एस्टिमेट जो इस कंपनी के पहले दी गई थी एनालिस्ट की तरफ से उसको ट्रिम भी किया गया है। अब देखो सभी चीज़ें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है UK और US के बीच में, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से 27.5% का टैरिफ लगना था, जिसको कम कर 10% तक ला दिया गया है US की तरफ से। बट ये जो 10% का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख व्हीकल्स का ही है। अगर 1 लाख व्हीकल से ज़्यादा आप साल में एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वापस से जो नंबर होगा वो 27.5% के टैरिफ का ही होगा। ठीक है, बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पहले जो US टैरिफ लगाती थी वो 2.5% लगाती थी और अभी कितना लगा रही है, 10%। यानी कि पहले के मुकाबले भी अगर हम देखें तो ये टैरिफ नेगोशिएशन के बाद भी जो नंबर आया है वो करीब पिछले बार के मुकाबले 4 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी है कि US का मार्केट
जेएलआर के लिए कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि पहले तो 2.5% था और अभी 27-27.5% से कम होकर 10% आया है, जिसे मार्केट ने खुशी की तरह देखा भी है। बट कहीं ना कहीं अगर पहले से कंपैरिजन करें तो नंबर अभी भी देखा जाए तो ज़्यादा ही है। और पिछले साल की दोस्तों बात करें तो टाटा मोटर्स ने 1.02 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए थे यूएस में यूके से। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, यानी कि यूएस में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलता है। अब टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जेएलआर के कुछ गाइडेंस हमें देखने को मिले हैं 26 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। इसमें पहला पॉइंट मेंशन किया गया है इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर उम्मीद किया है जेएलआर ने 5 से 7% का 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। 2025 की बात करें तो 8.5% का मार्जिन हमें देखने को मिल रहा था, और जो टारगेट था वो हमें 10% का देखने को मिल रहा था। तो 10% से अभी देखा जाए तो कम ही उम्मीद लगाकर चल रही है जेएलआर। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो टैरिफ ही है, जो कि आप सभी को पता ही है। उसके अलावा दोस्तों फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। करेंटली अगर देखें तो फोरकास्ट किया गया है कि ज़ीरो कैश फ्लो है इनके पास 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, है क्या मतलब होने वाले हैं। और 2025 से इसको कंपैरिजन करें तो 1.5 बिलियन यूरो थे, यानी कि 16,702.50 करोड़ रुपए। तो पिछले साल के मुकाबले जो इनके जो फ्री कैश फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। इसके रीजंस भी यहाँ पर मेंशन है, हायर स्पेंडिंग ऑन ईवीज़, और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल नीड्स जो होता है कैश जनरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंटरप्राइजेस मेंशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2025 की हम बात करें जितना भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उसका 71% इसी सब्सिडरी से आया है, और टोटल प्रॉफिट का 80% जेएलआर ने ही जनरेट करके दिया है। तो बोल सकते हैं कि जेएलआर के बिजनेस में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं तो टाटा मोटर्स में रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है जेएलआर का तो टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिखता है, और ख़राब होता है तो टाटा मोटर्स का भी परफॉर्मेंस ख़राब होता है। तो इस वजह से जेएलआर इनकी जो सब्सिडरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए, और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो। और पिछले कुछ टाइम से जो गिरावट लगातार आप टाटा मोटर्स में देख रहे हैं उसके रीजंस भी फिलहाल देखा जाए तो जेएलआर ही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कौन है, एनएससी, जिसके आईपीओ हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और एनएससी के जो आईपीओ हमें देखने को मिलेंगे वो आईपीओ आने से पहले एक अपडेट हमें सुनने को मिल चुकी है, सिप्रस स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके लिस्टिंग हमें देखने को मिलेंगे। किसके, एनएससी के, यानी कि डुअल लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमें पहली बार देखने को मिल रही है कि कोई कंपनी 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एक स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की है और एक स्टॉक एक्सचेंज बाहर की है। आप इन्फोसिस को देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हो, आप विप्रो को देख सकते हैं। ये सारे जो है इंडिया में तो लिस्टेड है, बट उसके अलावा आपको यूएस स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए पहले के मुकाबले थोड़ी कॉमन होती हुई दिख रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लाइक एमओयू जो साइन हुआ है सिप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी अब हमें आईपीओ से रिलेटेड भी अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं अगर हम बात करें एनएससी के आईपीओ के बारे में। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो सुनने को मिल रही हैं, बट इन सारी चीज़ों के बाद एक डेटा निकल के आ रहा है जो कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर है। 2.2 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं मई के महीने में, और टोटल डीमैट अकाउंट 196.6 मिलियन हो चुके हैं। अब देखा जाए तो पिछले महीने में भी कुछ ऐसे ही एडिशंस देखने को मिले थे, और इस महीने में भी कुछ ऐसे एडिशंस ही देखने को मिले हैं। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें 2024 दिसंबर से लेकर अब तक, तो हर महीने जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर था वो लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा था। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की हम बात करें, बट अप्रैल और मई से हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल गई। अप्रैल में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, और मई के महीने में भी रिकवरी देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो नंबर स्ट्रगल कर रहे थे, नए लोग के आने की वजह से वापस से जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़ सकती है, जिस केस में क्या आएंगे इनके जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन है यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो थोड़े से रिकवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इसको रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। और बाकी दोस्तों बीएससी जो है वो आप सभी को पता है एएसएम लिस्ट में भी, जिस वजह से करेक्शंस बीएससी में लगातार पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है। तो बीएससी को जो भी शेयर होल्डर पैनिक कर रहे थे क्यों गिरा, तो इसके रीजंस भी मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड। अब एनटीपीसी लिमिटेड दोस्तों फोकस में आ चुकी है। 18,000 करोड़ तक का फंड रेज ये कंपनी करती हुई नजर आएगी बॉन्ड के जरिए।
अब इसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल किया है। बोर्ड मीटिंग की अगर डेट्स की बात करें तो वो हमें 21 जून को देखने को मिलने वाले हैं। और उस दिन कंपनी बॉन्ड के जरिए, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के जरिए 18,000 करोड़ तक का फंड रेज करते हुए नजर आएगी। और पिछले कुछ टाइम में एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हमने सुने हैं, मैक्सिमम अपडेट्स हमें बोल सकते हैं लोन से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं या फिर फंड रेज से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एनटीपीसी फिलहाल एक्सपेंशन करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और उससे रिलेटेड ही मैक्सिमम अपडेट्स अभी हमें सुनने को मिल भी रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था जो कि 1:2 के रेशियो में था। उसके साथ कंपनी ने अपने रिकॉर्ड डेट भी सेट कर दी है जो कि 4 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का रहेगा वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी जो न्यूज़ है उसे आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।